आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, अभी आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी। तो दोस्तों इसी के लिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि अभी मैंने 2 दिन पहले आपको मेरे चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैथ का, रीजनिंग का, ये सभी पोस्ट कर रहा हूँ। आपका रिस्पांस देखकर काफी अच्छा लगा। आज उसी का ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में मैंने आज से 5-6 महीने पहले भी 6-7 सेट बनाकर डाले थे, मगर अब कंटिन्यू चलेगा दोस्तों, क्योंकि अब एग्जाम सामने है और अंतिम समय में अब हमें ऐसे ही तैयारी करनी है। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है दोस्तों, ये 12/11/2018 आरआरबी ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल परीक्षा में आएंगे इस पैटर्न के, उसे ही केवल डिस्कस करूंगा। जो बिल्कुल बेसिक होंगे, जो आप बना सकते हो, वो डिस्कस नहीं करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। नए से नए टेक्निक से सॉल्व करूंगा ताकि परीक्षा में आए तो चुटकियों में आप सॉल्व कर ले, आपका समय बचे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रैमासिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की संयोजित 40% ब्याज पर आपको कितना पैसा निवेश करने की आवश्यकता है ताकि आपको 1 वर्ष के बाद 146 रुपया 41 पैसा वापस मिले। तो देखिए दोस्तों, पहले देखिए त्रैमासिक है। ब्याज कैसी है दोस्तों? त्रैमासिक है। त्रैमासिक मतलब दोस्तों क्वार्टरली, यानी साल में, 1 साल में कितने बार चुकाओगे? तो 4 बार चुकाएंगे। अच्छा, संयोजित दर कितनी है दोस्तों? 40%। तो 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो हमें 1 साल का मिल जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 10%। अब आप सोचो दोस्तों, क्या है हमारे पास फॉर्मूला? अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100। मैं जानबूझकर बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप इसे भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो, आपको 146 रुपए 61 पैसे हो जा रहा है। मूलधन आपसे पूछा जा रहा है और R आपने ज्ञात कर लिया 10/100 और 1 साल में 4 बार, यानी N का मान हो जाएगा 4। तो देखो दोस्तों, ये हो जाएगा P × 11/10⁴। अब मेरे बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो देखो 11 का पावर 4 करने से ये पूरी कट जाएगा। आगे बात समझे, क्योंकि 11 का पावर 4 करने से 14,661 मिलता है। अब यहाँ देखो 1 में यहाँ हो गया 100 और यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों P/में 10 का पावर 4, यानी 1 2 3 4 0, ये 2 0 कट गए, यानी P का मान आपको मिल जाएगा दोस्तों 100 रुपीज। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, मगर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों, हो सकता है आपको ये दिखा ना हो दोस्तों ये कैलकुलेशन, मगर इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप जरा सा ध्यान दे रहे हैं मेरे बच्चों कि इतना अगर आपको एग्जाम में नहीं करना है, तो आप केवल इस बात को ध्यान दे करके देखिए कि भैया यहाँ पर संयोजित ब्याज जो है 4 वर्ष का 40 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 1 साल का निकालना है, तो 4 बार चुका रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यानी 10-10 करके अगर मैं सिंपल एक हिसाब ले लूं तो R की जगह यहाँ बैठा दूंगा। तो आप 10 से ये याद रखो ना कि 10 को अगर आप बटा 100 करोगे, 1 जोड़ोगे तो 11/10 होगा। तो ये आप सिर्फ देख लो कि 11 का ये कितना मल्टीपल है? 146 रुपए 61 पैसे। तो 4 ऑब्वियसली होंगे, तो यहाँ भी पावर 4 होंगे, मगर यहाँ 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें से 2 0 हटा देना, बस चुटकियों में आंसर आ जाएगा आपका। आगे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बिल्कुल सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याओं का लॉसो 3760 है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसो होगा? तो मेरे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में भी कि मौसो मतलब महत्तम समापवर्तक। तो अब आप ये सोचो कि 3760 अगर 2 संख्याओं का गुणनफल का लॉसो है, तो उन संख्याओं का मौसो क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, यही लॉसों में आपको डिवाइड करना है उस संख्या से, उस सबसे बड़ी संख्या से जिससे ये कट जाए। मौसों का मतलब महत्तम समापवर्तक, सीधी सी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 4 ऑप्शन में आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 188। तो आप क्रॉस चेक कर लो कि 188 से ये कट रहा है कि नहीं।
अगर कट जाएगा तो मौसो 188 हो जाएगा, नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन ले लेंगे। तो देखो मुझे यहीं पर दिख रहा है कि 188 का डबल तो 376 होता है, 20 बार में कट जा रहा है, दैट मीन्स इसका मौसो क्या होगा 188 होगा। तो देखो दोस्तों लॉसो मौसो से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत आएंगे परीक्षा में, तो इसे जरूर अच्छे से करना भाई। तो देखो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है परीक्षा से संबंधित बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। देखिए कहा गया है यहाँ पर कि x ने 100 प्रश्न हल किए जिसमें से उसे 340 अंक प्राप्त हुए। यदि उसके सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले और एक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाए तो x द्वारा सही उत्तर कितना दिया। तो देखो मेरे भाई सीधी सी बात है कि टोटल अटेम्प्ट उसने कितना किया मेरे भाई 100, कितने क्वेश्चन 100। तो इसमें से मान लो करेक्ट जो होगा, सही जो होगा वो मान लेता हूं मैं x किया, तो गलत कितना हो जाएगा, यानी गलत इनकरेक्ट कितना हो जाएगा, तो 100 में से x घट जाएगा तो 100 माइनस x। अब सिंपल सी चीज है भैया, देखो एक सही के लिए उसे कितने नंबर मिल रहे थे 4 नंबर, और एक गलत के लिए उसका कितना नंबर कट रहा था 1 नंबर, तो नंबर काटा जा रहा था, यानी इसमें से आपको क्या करना होगा, ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल उसे कितना नंबर मिला 340 नंबर मिला। तो देखो इक्वल टू 340, चुटकियों में सॉल्व होने वाला सवाल। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस x बराबर 340 बराबर में हो जाएगा 440, और ये हो जाएगा 5x, 5x से कट जाएगा 5 बटे 40, 5 बटे 40 यानी x बराबर 88। यानी उस x नाम के विद्यार्थी ने कुल कितने सही सवालों का जवाब दिया, तो 88 सवालों का सही जवाब दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गए, मजा आ रहा है ना। मुझे भी पता है कि आपको मजा आएगा, क्योंकि रणभूमि मैथ्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां बिना किसी भी झिझक के आपको हर एक क्वेश्चन बेसिक रूप से समझाया जाता है। बेसिक से एकदम समझाता हूं मैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, कंसेप्ट आपका तगड़ा रहे। अब देखिए दोस्तों एवरेज से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ, तो सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग कितना है दोस्तों 93 वर्ष है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एक सिंपल सी चीज जरा सा सोच लीजिए मेरे बच्चों कि अगर मान लो 7 बच्चे हैं और सभी का जन्म क्रमिक वर्षों में हुआ है, मतलब सभी एक दूसरे से क्या है, हर अगला पिछले वाले से क्या एक एक बढ़ते जाएगा, है ना भाई। क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार, बार बार, प्रत्येक अगले साल, है ना दोस्तों। तो मान लो मेरे बच्चों सबसे छोटे वाले बच्चे को मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि इससे आप परीक्षा में कर सकें। ये x है तो अगला क्या होगा x + 1 होगा, अगला क्या होगा x + 2, अगला x + 3, अगला x + 4, फिर x + 5, फिर x + 6। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, 7 है, अगर आप पहले को x मानते हो तो कहां तक जाओगे, 7 से 1 कम 6 तक जाओगे। 15 बच्चे हैं, अगर पहले को x मानते हो तो बाकी के कितने जाएंगे, 14 तक जाएंगे। क्लियर है। तो अब देखो अंतिम के 3 बच्चों के वर्षों का योग आपको दे दिया गया है 93। तो जरा सा मैं इसे जोड़ लूं तो देखो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3x + 6 × 5 = 11 और 4 15 बराबर 93। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 93 में से 15 घटा लीजिए भैया, 13 में कितना हो जाएगा, कितना, हाँ तो देखो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 8, और ये देखो यहाँ 8 में से 1 गया 7, यानी x बराबर 26 वर्ष आ जाएगा। तो मेरे बच्चों देखो कहा गया, अब आपको सबसे पहले बच्चे की आयु मिल गई 26। अब आपको क्या कहा गया, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग। तो सबसे छोटा 3 बच्चा कहाँ से होगा भैया, यही तो लेफ्ट साइड से। तो ये 3 बच्चे होंगे सबसे छोटे होंगे, इनका आपको आयु का योग पूछा गया। तो भैया ये कितना होगा, ये 26 होगा, ये 26 में 1 जोड़ दो ये 27 होगा, और ये क्या होगा 26 में 2 जोड़ दो 28 होगा, है ना। तो देखो 7 6 13 8, 2 2 4 2 6 2 8 81, यानी सबसे छोटे जो 3 बच्चे होंगे उनके आयु का योग कितना होगा 81 ईयर्स। तो देखो ऐसे भी चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा बच्चों। अब देखिए दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है। देखिए यदि x - 1 3x² + ex + 7 पर पूरी तरह से विभाजित करती है तो a का मान बताएं। तो मेरे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है,
देखिए सिंपल सी चीज है, x -1 से अगर विभाजित होगा तो x -1 इक्वल टू 0 ले लो, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस x की वैल्यू 1 को आप दिए गए इक्वेशन में पुट करो, तो देखो इक्वेशन हमारे पास है 3x² प्लस ax प्लस 7, यही ना है दोस्तों। तो अब क्या करोगे, जब ये इसको पूर्णतः विभाजित होगी यानी भागफल 0 होगा, यानी इक्वल टू हमें 0 लेकर के बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बस 1 पुट कर दो, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों कितना हो गया, a बराबर हो गया, ये 7 इधर जाएगा तो -7, 3 एकम 3 -3, यानी a का मान कितना हो जाएगा -10। तो देखो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी होगी -10। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छुट्टियों में बनने वाला क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन अक्सर आरआरबी और एसएससी की परीक्षा में मिलता ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम, पाइप तथा टंकी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक धांसू तरीका भी आज आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए कहा गया है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, यानी ए किसी खाली टंकी को कितने घंटे में, 14 घंटे में भर सकता है। और बी के साथ एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके उसे कितने देर में भर सकते हैं, 10 घंटे में। तो आपसे पूछा गया कि बताओ बी अकेला उस टंकी को कितने देर में भरेगा। देखो दोस्तों, ए का मान दे तो बी पूछेगा, बी का मान दे तो ए पूछेगा, और दोनों का मान दिया हो चुटकियों में। इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। देखो वो ट्रिक है कि बी उसे कितने देर में भरेगा, तो देखो जो भी दो घंटे दिए गए उसको आप गुणा करके लिख दीजिए, और बटे में इन्हीं दोनों का डिफरेंस यानी 14 - 10 कर दीजिए, तो हो गए 140 बटे में 4, 4 × 12, 4 × 5 = 20, यानी 35, यानी बी अकेला उस टंकी को कितने देर में भरेगा, 35 घंटे में भर देगा। आ गई बात समझ में। और दोस्तों इसको अगर अच्छे से सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पूरा फुल वीडियो 3-3 पार्ट में बना है दोस्तों। चुटकियों में आप इफिशिएंसी मेथड से करना सीख जाओगे। तो अगर जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर या जिन्हें इस चैप्टर में कंफ्यूजन होती है, वो चुपचाप फटाक से मेरे प्लेलिस्ट में जाना, भैया पूरा फुल वीडियो बना रखा है मैंने, उसे अच्छे से देखना, एकदम कंसेप्ट आपका हो जाएगा बहुत ही स्ट्रांग। और फिर ऐसे क्वेश्चन, इससे भी जटिल क्वेश्चन, ये तो कुछ नहीं है, इससे जटिल क्वेश्चन आप 2-2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से। क्या क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, इसे जरा ध्यान से समझना। देखो कहा गया है 4 गायों को एक 35 मीटर के वर्ग क्षेत्र के चारों कोनों पर इस प्रकार बांधा जाता है कि वे एक दूसरे तक पहुंच सके। अब देखो भैया, सिंपल सी एक कंसेप्ट है आपके सामने, मैं रखना चाहता हूं, इसे ध्यान से समझना। 35 मीटर का लो भैया, हमने एक वर्ग बना दिया। ये सभी कितने भैया, 35 मीटर, सभी भुजाएं बराबर होंगी इसकी, है ना, ये सभी 35 ही होंगी। अब मेरे बच्चों कहा जा रहा है 4 कोनों पर 4 गायों को इस प्रकार बांधा है कि वे सभी क्या है, एक दूसरे तक पहुंच सके। अब मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज आप मुझे ये बताओ कि जब सभी गाय पहुंच सकेंगी एक दूसरे तक, 35 मीटर के वर्ग क्षेत्र में रखा गया, एक दूसरे तक पहुंच सके, तो क्षेत्र का कौन सा भाग चरने से बचा रहेगा। तो मान लो इस कोने में मैंने एक गाय को बांध रखा है, मान लो वो गाय आपकी इतनी दूर को ट्रेवल कर पा रही है, इस कोने पर यहाँ है, तो देखो यहाँ तक पहुंच पा रही है, यानी ये ऐसे यहाँ तक पहुंचेगी। क्लियर है दोस्तों, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। अब इस कोने में जिस गाय को बांधा है वो गाय क्या है, यहाँ तक पहुंच पा रही, मतलब इससे मीट कर पा रही है। और यहाँ पर जो मैंने बांध रखा है, जो थोड़ा सा और इसे बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छा से समझ में, वो यहाँ तक पहुंच पा रही है। तो देखो सभी गाय आपस में अपने अगल बगल वाले से मिल पा रही है। क्लियर। तो कहा जा रहा है कि ऐसा क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जो चरा नहीं जा सकता गायों के द्वारा। तो मान लो ये तो पूरा एरिया हमें तो पता, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर। और नहीं चर सकने वाला एरिया कैसे निकालोगे, तो ये सब तो एरिया चर पा रहे हैं ये लोग, है ना, चरा जाने वाला, यानी यहाँ पर ये सभी एरिया ये सब चर पा रहे हैं। तो ये सभी एरिया को चर पा रहे हैं, तो इन चारों का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूं और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दूं, तो ये बीच वाला जो हमें पूछा गया है कि नहीं चर पाने वाला एरिया, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखो अब करना क्या है, सिंपल सी चीज है, टोटल एरिया हो गया 35 का स्क्वायर, इसमें से हमें घटाना। तो देखो अब मेंसुरेशन में मैंने आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, देखो ये वृत्त है, तो अगर मैं ये तो पूरा वृत्त बन रहा ना चारों तरफ, मगर ये मैदान के बाहर है, तो ये इसका हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चाप का अगर मैं करूँ तो पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 क्या होता है मेरे बच्चों, पाई r स्क्वायर। अब देखो
ये कहाँ तक पहुंच पा रही है, आधे दूर तक। तो यानी आर इसका कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 35 का आधा, यानी यहाँ पर आर हो जाएगा 35/2। तो पाई आर स्क्वायर थीटा। अब देखो ये थीटा कितना का कोण बन रहा है मेरे बच्चों, दोनों अभिव्यास के बीच में 90 डिग्री का। तो यहाँ मैं 90 डिग्री लिख दूंगा, अब पूरे के बटा में 360। तो देखो ये एक भाग का क्षेत्रफल निकल गया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा करने से हमें क्या मिलता है दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। क्लियर। एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, यहाँ 60 रहता तो 60 बैठ जाते। क्लियर। और बटे में 360। तो ये एक भाग का निकला, मगर ऐसे कुल कितने भाग बन रहे हैं मेरे बच्चों, 1 2 3 और ये 4। तो इसे हम 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि एक लाइन में कैलकुलेशन करके हम आंसर निकाल सके। अब देखिए सिंपल सी चीज हो गई। क्लियर। तो ये 35 का स्क्वायर है, यहाँ भी 35 का स्क्वायर है ना मेरे भाई। अगर मैं इसे कॉमन ले लूं, ठीक है, तो लो भैया देखो क्या करते हैं। ये पाई का मान हम क्या कर सकते हैं, 22/7 बिठा सकते हैं। ये क्या होगा, 35 × 35 बटे में 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये 9 × 36। ये 4 कट गए, कहानी खत्म हो गई। अब देखो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा है। ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो देखो यहाँ आ जाएगा भैया, सिंपल सी चीज है। देखो 2 दूनी 4, 2 से गया 11 बार में। अगर मैं 35 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे भाई, 1 - 11 बटे में 7 दूनी 14। तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि नीचे जगह नहीं बच रही है। ये 262.5 वर्ग मीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बस बाकी कैलकुलेशन करना है मेरे बच्चों। देखो बस ये वैल्यू पुट कर दी, बस बाकी ये सब कहानी है दोस्तों, इसमें आपको किस बात का डर है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से कर लेना। ठीक है दोस्तों, बस ये कंसेप्ट समझ लेना कि वीडियो देखकर, ये डायग्राम देखकर कि कैसे आप इसे बनाओगे। आ गई बात समझ में। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल सामने है। देखिए क्या कहा गया है कि एक कंपनी वस्तु की बिक्री मूल्य को इस प्रकार बढ़ाती है कि संशोधित मूल्य और मूल मूल्य का अनुपात 8:5 है। यानी बढ़ने वाला दाम है 8 और पहले वाला दाम है 5। तो कितना वृद्धि हुआ, ये प्रतिशत पूछा, तो कितना वृद्धि हो गया, 3 का वृद्धि हो गया। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, तो पहले का दाम 5 था, 5 × 100 कर दीजिए, बस हो गया भैया 5 × 10, यानी कि कितनी की बढ़ोतरी हो गई, तो 60%। कितनी की बढ़ोतरी हो गई, 60%। तो यही तो लाभ होगा, जो बढ़ाओगे वही तो लाभ मिलता है ना मेरे भाई। तो लाभ का प्रतिशत कितना हो गया, 60%। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके बिल्कुल सामने है, इसमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों। देखो भैया हर सेट में पिछले बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन सरल करो, ऐसे क्वेश्चन एकदम आएंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो ये वाला 200 और ये 26 कितना हो गया, 226 प्लस वाला, ये 8 7 15 हो गया, 15 माइनस और ये हो गया 200। तो भैया 226 है, ये घट के कितना हो जाएगा, -185 हो जाएगा। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 41। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ऐसे बच्चों वाले भी सवाल बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, मगर इसमें बच्चे गलती मत करना। ऐसे स्कोरिंग को, क्वेश्चन को अगर आप गलत कर दोगे एग्जाम में, तो बिल्कुल भीड़ में आ जाओगे और भीड़ से अलग नहीं कर पाओगे, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सावधानी से बनाना। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है, डिविजिबिलिटी से पूछा गया है। जो बच्चे डिविजिबिलिटी विभाजिता में अपने आप को कमजोर समझते हो, या जिन्हें चाहिए कि एडवांस लेवल पढ़ो एकदम एसएससी टाइप, ताकि किसी भी एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, तो प्लेलिस्ट में भैया मैं दे दूंगा लिंक, उसका मैं दे दूंगा आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो देखिए भैया कहा गया है कि संख्या x 3181 अगर ये भैया 3 से विभाज्य है तो x का मान बताएं, यही ना कहा गया सवाल में। तो x का मान, तो भैया डिविजिबिलिटी रूल याद करो, 3 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके अंकों को जोड़ने से भी 3 से कट जाए, यानी 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो इसे जोड़ो, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 10 और 3 13। अब मेरे बच्चों सोचो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 का पहाड़ा में क्या कभी 13 आता, नहीं आता। 3 चौके 12, 12 आता है, उसके बाद क्या है 13 तो नहीं आ रहा, तो उसके बाद क्या आएगा, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी 15 होने से ये कट जाता। तो देखो ये 13 है और यहाँ 15 होने से कट जाता, क्योंकि घटाने तो नहीं कहा गया, ये संख्या में आपको मान घटाना। तो भैया मैं इसे घटा दूं तो कितना आएगा 2, यानी अगर यहाँ पर 15 करने के लिए मुझे 2 चाहिए था, अगर इस x के जगह 2 बिठा दूं तो ये पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना भैया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। देखिए कहा गया 400 रुपए को 6 पुरुष तथा 12 महिला और 17 लड़कों के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि 2 पुरुष को 5 लड़कों और 2 महिला को 3 लड़कों के बराबर राशि मिली है। तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़के के बीच में कुल कितना रुपया बांटा गया है। क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका। कहा गया है कि 2 पुरुष को 5 लड़कों के बराबर धन मिल रहा है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि 2 मेन, पुरुष को मेन लिख रहा हूँ और लड़के को बॉय और महिला को डब्ल्यू लिख रहा हूँ। तो 2 पुरुष को बराबर कितना मिला, 5 लड़कों के बराबर धन मिल रहा है दोस्तों। सिंपल सा चीज है, कंसेप्ट क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब मैं एक गेम खेलने वाला हूँ और देखिए यहाँ एक तरफ और कहा गया कि 2 महिला को 3 लड़कों के बराबर में धन मिल रहा है। अब आप क्वेश्चन में जरा गौर करिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। कहा गया है शुरू के लाइन में 400 को 6 पुरुष, यानी 6 पुरुष की बात कही जा रही, तो क्या मैं इसे 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? आ रही है मेरी बात समझ में, मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अगर मैं इसे 6 में कन्वर्ट करूँ, यानी 3 से यहाँ गुणा करूंगा तो इधर भी 3 से गुणा करूंगा, तो कितना हो गया, 6 में बराबर हो गया 15। क्लियर है, समझ में आ गया मेरे बच्चों? 15 लड़के हो गए। ठीक उसी प्रकार अब देखिए कहा जा रहा है कि 2 महिला को 3 लड़कों के बराबर पैसा मिला। तो शुरू में देखिए महिला कितना दिया था, तो देखो मेरे बच्चों 12 महिला दिया था ना। तो अगर मैं इसे 12 में कन्वर्ट करूं तो 6 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा भैया, 6 दूनी 12 महिला बराबर 6 दिया 18। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो देखो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 6 आदमी और उसके साथ 12 महिला और 17 लड़कों में कुल कितना रुपया बांटा गया भैया, 400 रुपया बांटा गया। कंसेप्ट क्लियर है, 400 रुपया बांटा गया। तो एक लड़के, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के को कुल कितना रुपया मिला है, यही तो सवाल पूछा है। कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबको एक ही यूनिट में बदलूंगा, यानी यहाँ आदमी को लड़के में और महिला को भी लड़के में बदल देंगे, क्योंकि यही तो इक्वेशन हमारे पास है, रिलेशन है, इक्वेशन है। ठीक है, तो 6 महिला बराबर 15 बॉय, तो मैं यहाँ 15 बॉय बैठा देता हूँ। 12 महिला बराबर कितना है, 18 लड़के, 18 बैठा देता हूँ। अब प्लस ये हो गए 17 बॉय बराबर 400। अब देखो लड़के कितने हो गए भैया, 18 15 33 7 40 10 50, यानी टोटल 50 लड़के हो गए, बराबर में मिल गए 400। तो 5 से कट गया, पूरा 50 से कट गया 8 बार में, यानी लड़के को कितना रुपया मिला भाई, 8 रुपया मिला। अब लड़के को 8 रुपया मिला, तो अगर लड़के में मैं बैठा दूं तो एक पुरुष को कितना मिलेगा, ये भी हमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से सिंपल, 6 आदमी बराबर 15 और ये बॉय है तो 8 है, 15 × 120, तो 6 से कट गया 20 बार में, यानी एक आदमी को कितना रुपया मिल गया भैया, 20 रुपया। उसी प्रकार मेरे बच्चों यहाँ पर देखो बॉय में, यहाँ भी मैं इस इक्वेशन में भी अगर मैं बैठा दूं, यहाँ हमने बिठा दिया, अभी इस इक्वेशन में थोड़ा बिठा करके देखो कि 12 महिला बराबर 18 और बॉय को कितना मिल रहा है, 8। अब देखो 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 3 6 18, 6 दूनी 12, यानी एक महिला को कितना रुपया मिला, 12 रुपया मिला। मैं यहाँ रुपीज लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब कहा जा रहा है एक आदमी यानी ये वाला 20 रुपया, एक लड़का यानी ये 8 वाला, और एक महिला को कुल कितना रुपया मिला। तो देखो 12 8 20 और 20 40 रुपए, यानी कुल कितने मिलेंगे, तीनों को, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के को मिलाकर कुल कितने रुपए मिल गए, 40 रुपए। तो देखो दोस्तों कितनी चुटकियों में सॉल्व होने वाला प्रश्न था। बस क्वेश्चन को लंबा कर दिया जाता है, एग्जाम में थोड़ा रिलेशन बढ़ा दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज करें। तो भैया कंफ्यूजन तो अब आपकी आई होप दूर हो गई होगी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी है बहुत ही बेहतरीन, टाइम एंड वर्क से। देखिए कहा जा रहा है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही है, ये हो गया पाइप एंड सिस्टम का। देखो ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 और 6 घंटों में भर सकते हैं। नल, तीसरा नल भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम पर या टाइम एंड वर्क पर आधारित प्लेलिस्ट में देख लेना भैया, पूरा फुल वीडियो 3 से 4 पार्ट में बना है, हर टाइप के प्रश्न सॉल्व किए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कम से कम एक नहीं तो 2, हर सेट में देखो 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, किसी किसी में 3-3 आए हैं। दैट मीन्स ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइप एंड सिस्टम यानी नल तथा टंकी और
समय तथा कार्य दोनों एक ही कंसेप्ट है। देखिए तो सबसे पहले बच्चों देखो बहुत ही बेहतरीन मैं बताता हूँ। देखो ए क्या कर रहा है, ए 5 घंटे में भर रहा है यानी ये इफिशियंसी हो गई, और बी 6 घंटे में भर रहा है, और सी कितना देर में खाली कर रहा है दोस्तों भरी टंकी को 10 घंटे में। तो यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, माइनस का मतलब टंकी को वो क्या कर रहा है भैया, खाली कर रहा है। बस ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा दो। अब देखो क्या कहा जा रहा है, हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कुछ भी नहीं होता, इन्हीं तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम मैं ले लेता हूँ 30, नहीं एलसीएम लेना है कोई ऐसी संख्या ले लो जो तीनों से कट जाए। अब देखो दोस्तों अगर मैं कहूं कि तीसरा नल भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली करता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को कितने समय में भरा जा सकता है। तो मेरे बच्चों सिंपल सी एक चीज देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं बात करूं कि ये तीनों नल इस टंकी को अगर एक साथ चल जाएं तो कितनी देर में भर सकते हैं। तो देखो एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बना लो कि इसमें एक दिमाग में ये बिठा लो कि देखो भैया ये सभी तो घंटा या दिन दिया है ना, तो आपको इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। इफिशियंसी का रेशियो मतलब ये 5 घंटे में एक काम करता है तो 30 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, है ना। 5 घंटे में 30 काम करता है, माफ करना 5 घंटे में 30 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, यही इफिशियंसी होगा। तो 5 छके 30, इसका अनुपात हो गया 6। 6 से इसमें भाग दो, ये कितना हो गया 5, और 10 से इसमें भाग दो, ये हो गया 3। मगर ये माइनस है तो इसे माइनस में लिखना ताकि याद रहेगा कि ये टंकी को खाली कर रहा है। अगर तीनों नल को मैं साथ में खोल दूं तो देखो भैया तीनों को जोड़ देंगे, इफिशियंसी मिल जाएगा 6 5 11, 11 में 3 8, यानी तीनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं 1 घंटे में। तो उन्हें कितना काम करना है, 30 काम। तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर होगा कुल काम बटे में 1 घंटे में किया गया काम। बस बात दे दो, तो उसे गए 15 बार में, 2 चौके 8, 15 बटे 4 घंटा। तो 15 बटे 4 घंटा यानी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 3 घंटा। 4 तिया 12, 3 घंटा, 3 बज गया यानी 3 बटे 4 घंटा। इसे मिनट में बदलोगे 60 से तो देखो 15 15 तिया 45 मिनट, यानी उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा 45 मिनट। आपके सवाल का जवाब देखो कितने चुटकियों में सॉल्व हो रहा है। मजा आया ना दोस्तों ये मेथड देखकर। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कंसेप्ट देखो और भी मजा आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल है। दिया गया x बटे में √243 है बराबर √2187 पूरे का बटा में x है, तो x का मान बताएं। तो मेरे बच्चों क्या ऐसे प्रश्न आप लोग हल नहीं कर पाओगे, क्रॉस गुणा कर दो, ये हो गया x²। अगर इसे गुणा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 243, है ना। और उसके बाद मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज आप लोग जरा सा ध्यान देने वाली यहाँ पे बात ये है कि आपको और एक संख्या मिल गई यहाँ 2187, दोनों को एक ही साथ रूट के अंदर लिख दिया, है ना। तो देखो अब ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, सिंपल सी चीज ध्यान देना। देखो 243 तो अपने पास है ही, अगर मैं 243 में 9 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 2187 हो जाएगा, यानी 2187 को 243 इंटू 9 में लिख सकता हूं। तो अब देखो x² बराबर ये रूट हटा दो तो कितना हो गया 243 और 9 का रूट हो जाएगा 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो x² बराबर हो गया 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 729। अब आप बोलो भैया अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो फिर से रूट करूंगा तो x का मान यानी कितना हो जाएगा, ये 27 का स्क्वायर होता है 729, तो उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 27 हो जाएगा। तो देखिए चुटकियों में आंसर। तो ये सब चीजें थोड़ी याद रखनी होंगी, बना बना के याद हो जाएगा दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों फिर से अब देखो ठेकेदार वाला प्रश्न आ गया। VBI क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। देखो एक ठेकेदार ने 120 दिनों में पुल बनाने का 100 श्रमिकों को तैयार और तैनात करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। काम का केवल 1/5 भाग 45 दिन में समाप्त हुआ, तो सही समय पर काम समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों को तैनात किया जाना चाहिए। अब ये एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है दोस्तों। देखिए मैं आपको एक जबरदस्त कंसेप्ट से बताता हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे भाई सीधी सी बात होती है कि आपको 120 दिनों में 100 लोगों को लेकर के कोई काम लगाना था, मगर आपने देखा कि 45 दिन में 1/5 काम ही आपका पूरा हुआ है।
तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है, इसे अच्छे से समझना मेरे भाई। देखो इसमें कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ दिया है। तो देखो अब इसमें करना क्या है ना मेरे भाई, सिंपल सी एक चीज याद रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो देखो मैंने प्लेलिस्ट में बनाया है, इसे जाकर के डिटेल से देखिएगा। MDH वाला फॉर्मूले पर आधारित M1D1 बटे में होगा W1 बराबर होगा M2 इंटू D2 बटे में होगा W2। अब ये क्या है देखो 120 ठेकेदार दिनों में 100 श्रमिकों की सहायता से कुछ काम करना था, 1/5 काम 45 दिन में हुआ। तो मेरे बच्चों कुल, अब आप यहाँ ये एक बात ध्यान दो कि आपके आदमी आपने कितने लगाए 100 और उन्होंने कितने दिन काम किया 45 दिन, और कुल कितना काम किया 1/5। देखो M1D1 बटे में W1। अब देखो कहा जा रहा कितने और आदमी लगाए, तो मेरे को पता नहीं, मैं मान लेता हूँ डायरेक्टली X कि X लोग अब इस बचे हुए काम को पूरा करेंगे। तो कितने दिन में पूरा करना है, तो देखो 120 दिनों का ठेका था, 45 दिन आपने काम कर लिया, यानी 75 दिन ही बचे हैं। तो आप D2 में क्या बैठाओगे 75। काम 1/5 हुआ तो कितना रिमेनिंग हो गया, तो 5 में से 1 गया 4, यानी 4 बट्टे में 5 काम बाकी था। तो देखो अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे अपन, 5 कैंसिल, 4 से अब देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से कट गया 15 बार में, 15 चौके 60, 6 चौके 24, यानी 240। यानी अब 4/5 काम को 75 दिन में करने के लिए 240 श्रमिक लगेंगे, और आपने ऑलरेडी 100 श्रमिक लगा चुके हैं। तो अब आपको कितने और अधिक श्रमिक लगाने होंगे, तो 240 में से 100 गया 140। तो देखो भैया सिंपल है आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 140 पुरुष उसे और लगाने पड़ेंगे। मजा आया ना दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व हो रहा है ना। ऐसे ही प्रश्नों से डरते थे ना, अब नहीं डरोगे भैया। अब देखिए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत अच्छा सवाल है कि 1870 रुपए को इस प्रकार बांटा गया 3 भागों में कि पहले का आधा, यानी तीनों भाग मान लेता हूं, 1 भाग X है, 1 भाग Y है, 1 भाग Z है। तो पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6, यानी 1/6। ये तीनों मान क्या है भैया, बोल रहा है बराबर है। क्लियर। तो रेशियो निकल गया X/Y/Z। मैंने शॉर्टकट बताया कि नीचे वाला ही रेशियो था, यानी 2:3:6 हो गया। यानी इन तीनों अनुपात को अगर मैं जोड़ूं तो ये बराबर कितने का होगा, 1870 का होगा। तो 6 3 9 तो 11, 11 बराबर हो गया 1870, है ना भाई। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 से कटा दो, 11 1 कम 11, 11 170 रुपए, यानी एक रेशियो का मान आ गया 170 रुपए। अब आपसे पूछा गया बताओ पहला, दूसरा और तीसरा भाग कितना था। तो देखो पहले का अनुपात कितना था 2, तो 1 का अनुपात इतना, तो 17 दूनी 34, यानी 340 हो गया पहला भाग। 17 तिया 51, 510 हो गया। 17 छके 102 और 1 0, यानी 340, 510 और 1020, यही ना हो गए तीनों हिस्से, और तीनों को जोड़ो देखो 1870 आ जाएगा। तो इतने जादुई तरीके से सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना और फटाक से सीखते जाओ। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार कहा है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालोगे। प्लेलिस्ट में बना हुआ है वीडियो दोस्तों, उसका भी लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लो। ऐसा सवाल हर सेट में एक बार आपको पूछा गया है। तो देखिए कहा गया रूट अंडर 0.5 का मान बताएं, तो रूट अंडर 0.5। अब देखो भैया ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे कैसे करोगे, तो देखो 0.5 है, इसके लिए मैं 10 कर देता हूँ, 10 हटा दूं। तो अब देखो नीचे 10 नहीं रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, 10,000 रहना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले का भी वर्गमूल आप निकाल लें। तो यहाँ अगर मैं 1 0 बैठा देता हूँ, तो यहाँ भी 1 0 दूंगा। तो देखो भैया ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 50 बटे में कितना हो गया 10। अब देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अंडर 50, अब इसे कैसे निकालोगे, तो देखो भैया आज इस वीडियो में मैं आपको फिर से बेसिक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि देखो रूट अंडर 50 निकालना है ना, तो पहले ये समझो कि 50 के करीब कौन सी ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप कहोगे भैया कि ये कितना है, 49 होगा। 49 में अब तुम कितना जोड़ोगे, जो ये 50 होगा, तो मैं कहूंगा 1 जोड़ूंगा तो 50 होगा। क्लियर। अब अगले लाइन में आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल कर दो। ये कितना हो गया 7 प्लस 1 बट्टे में क्या करोगे, ये जो 7 है ना इसका 2 गुना कर दो। कितना कर दो, 2 गुना, यानी 7 गुना 2 कर दो। तो 7 प्लस 1 बटे में 14 हो गया। 14 से इसमें भाग दो, तो 7 प्लस 14 दशमलव दोगे तो ये 0 जाएगा, फिर नहीं भाग जाएगा तो कितना, फिर एक बार भाग दोगे तो ये समथिंग आपका आ जाएगा 7.707 के आसपास आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या, फिर से बता रहा हूँ, संख्या को देखो, वो उसका नियरेस्ट
वर्ग वाला संख्या कोई ढूंढ लो, लिख दो, उससे देखो वो कितना आगे या पीछे जाना है। तो अब देखो 50 था तो मैं 49 लिया, एक उसमें ऐड कर दिया। अब ये 49 का मैंने वर्गमूल निकाला तो 7 हो गया, प्लस 1 बटे में क्या करो, यही 7 को 2 से गुणा कर दो और उससे अब 1 में भाग दे दो। तो देखो सिंपल सी चीज है, क्लियर हो गई बात समझ में। तो अगर एक दशमलव में दूंगा यहाँ 0 आएगा, नहीं जाएगा, फिर एक 0 दूंगा तो देखो यहाँ 0 14 से 98, यानी देखो 7.07 के आसपास आ रहा है। मगर आप देखो 7.07 बटा में 10 ऑलरेडी है। तो अब आप क्या करोगे मेरे भाई, तो देखो एक 0 यहाँ दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.707। तो देखो कितनी चुटकियों में आंसर हो गया। देखो कितना छोटा सा सवाल है, मगर देखो कितना कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन पक्का है दोस्तों इस बार एग्जाम में आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी के परीक्षाओं के लिए। तो इसके लिए भैया एकदम अपने आप को तैयार रखना। आ गई बात समझ में। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको बोला जाता था कि इतने में बेच रही तो 20% लाभ, तो कितना में उसका क्रय मूल्य। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, हटाओ इसे, ये सब मैं बहुत करा चुका हूं। अब ऐसे क्वेश्चन करो जिससे आपका समय भी बचे और एग्जाम में जिसमें फंसते हो वो कर पाओ। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कहा गया है कि सेक का पावर 4 फाई, सेक टू दी पावर 4 फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू आपको कितना दिया है दोस्तों, तो देखिए 5 दिया है। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, तो देखो भैया 10 वाले के रूप में आपसे मान पूछा जा रहा है 10 टू दी पावर 4 5 प्लस 10 स्क्वायर 5 का मान क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक जादुई ट्रिक बताया था दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं करना। आप देखो मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। 10 टू दी पावर आपको मान पूछा गया है 10 टू दी पावर 4 का 5 प्लस 10 स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, कंसेप्ट ये हमारा कहता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक टेक्निक याद रखना मेरे बच्चों, बहुत काम की चीज है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में दिखे, समय नहीं है आपके पास बिल्कुल, और बस अब कंप्यूटर की घड़ी महाशय टिक टिक करके समाप्त होने ही वाला, कुछ मत करना, जो यहाँ दिया वही यहाँ भी आंसर कर दीजिए। इसका भी आंसर 5 ही होगा। क्यों होगा, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझ में आ गया, चुटकियों में 1 सेकंड में देखते के साथ आंसर। अब कैसे करोगे, थोड़ा कंसेप्ट भी सीख लो। देखो यहाँ से चलो भैया, मैंने सेक स्क्वायर 5 कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर 5 माइनस 1 इक्वल टू 5। अब आप मेरे को ये बताओ कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता क्या है। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया आप सभी को बहुत डिटेल में। तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई, ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसे मैं 10 स्क्वायर 5 लिख सकता हूँ। और ये सेक स्क्वायर 5 है, तो सेक स्क्वायर 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 लिख सकता हूँ। बस फॉर्मूला यूज करना। देखो इसमें अभी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ, 5 है तो 5 ही है ना मेरे भाई। अब समझ में आ रहा क्यों मैंने बोला देख के आंसर कर दो, सेक और 10 के रूप में रहे, बस वही लिख लेना। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 10 स्क्वायर 5 प्लस 10 स्क्वायर 10 टू दी पावर 4 5 इक्वल टू कितना है, 5। क्या हमने इस 5 को कुछ किया, नहीं किया, तो भैया आंसर तो वही ना आएगा। बस बाई तरफ के वेरिएशन चेंज हो रहे हैं, 10 साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा 10 थीटा में चेंज हो रहे हैं, मगर क्या राइट हैंड साइड कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। दैट मीन्स आंसर तो वही होगा। आगे बात समझ में। तो देखो हवा में बात नहीं करता बच्चों, जो बोलता हूं वो आपको करके भी दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, पिछले बार ऐसा हर सेट में 2-2 क्वेश्चन था। एक बड़ा डिजिट आपको दे दिया जा रहा था, जैसे यहाँ दिया है 10404, कहा जा रहा बच्चों इसका वर्गमूल निकालो। तो भैया प्ले लिस्ट में जाकर देखना मत भूलना, मैंने कैसे ट्रिक बताया है कि शॉर्टकट में आप किसी भी बड़ी से बड़ी 5 डिजिट 6 डिजिट 8 डिजिट तक की संख्याओं का कैसे आप शॉर्टकट तरीके में बना सकते हो वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसे देखना ना भूले बच्चों। आइए मैं यहाँ समझाता हूँ। लास्ट वाली संख्या देखिए 4 है, तो अब आप बताओ किसका स्क्वायर करने से 4 आता है। या तो 2 का स्क्वायर करो तो 4, या 8 का स्क्वायर करो तो 8 64, लास्ट में 4 आता है। कंसेप्ट क्लियर। स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट काटोगे, और अगर घनमूल निकालना है तो 3 डिजिट काटोगे। अब ये देखो 104 है, ये सोचो 104 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो मैं कहूंगा कि 10 का स्क्वायर होता है 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121, यहीं कहीं बीच में आएगा 104। तो हमेशा याद रखना, पहली वाली संख्या लोगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 10 लेना है। अब आपको क्या करना, 10 और 11 को गुणा करके चेक करो कितना होता है, 110 होता है। वो इससे ये संख्या 110 से, यानी 10 और 11 के जिसके बीच में आ रही है, उसके गुणनफल से ये कितना अधिक है या कम है,
तो देखो ये क्या है, 104 क्या है, 110 से कम है तो कम वाली संख्या लेंगे यानी 2 लेंगे, यानी आंसर हो गया इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 102। और डिटेल से जानना भैया तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, ठीक है दोस्तों, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए एकदम औसत से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, औसत चैप्टर का। देखिए कहा गया है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 2:3। तो मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज समझो, बॉयज इज टू गर्ल कितना है 2:2, ठीक है। और कहा जा रहा है लड़कों के औसत अंक कितने हैं 60 और लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 70। तो कहा जा रहा है आपसे कि पूरी कक्षा का औसत बताएं। तो मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज है, पूरी कक्षा का औसत जब निकालना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, देखो 60 आ रहा है लड़कों का औसत प्राप्तांक, उनकी संख्या कितनी, अनुपात है, चलो अनुपात से ही गुणा कर दो। और लड़कियों का कितना है 3 है, अनुपात तो 3 से गुणा कर दिया, पूरे को जोड़ दो। अब बट्टा में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 2 और 3 5, सॉल्व कर दो, हो गया 120 प्लस 210 बट्टे में 5 कितना हो गया 200 300 330 बट्टे में 5 5 छके इससे 30 और फिर 5 छके 30 यानी 66, यानी उस पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 66, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और आजकल तो भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं। डायग्राम को अच्छे से समझिए। देखिए आपको एक पाई चार्ट दे दिया गया है जिसमें आपको कुछ प्रतिशत में दिखाए गए हैं। कहा जा रहा है कि रॉयल्टी में 15, बाइंडिंग में 20, पेपर कॉस्ट में 25% और प्रिंटिंग में आपको दिया गया 20% और ट्रांसपोर्ट में दिया 10%। तो दिया गया पाई आरेख कर्नाटक में एक प्रकाशन संस्था के व्यय को दर्शाता है। मुद्रण लागत के व्यय से संबंधित क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताएं। एंगल पूछा, केंद्रीय कोण। तो मेरे बच्चों मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, इसे भी आप डिटेल से देख लेना जाकर पाई चार्ट बार ग्राफ में, पाई चार्ट में माफ कीजिएगा, पाई चार्ट में आपको मिलेगा। तो केंद्रीय कोण सेंटर एंगल निकालना किसका, मुद्रण पर। मुद्रण का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो प्रिंटिंग होता है। तो प्रिंटिंग का प्रतिशत कितना दिया 20%, 20% माने 20/100 लिख दोगे। और पूरा जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, पूरा एक वृत्त बन रहा, कितना एंगल होता है 360। तो 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे भैया। परीक्षा में एंगल दे देगा तो आपको प्रतिशत पूछेगा तो बस उल्टा कर देना। क्लियर है, समझ में आ गई। तो देखो सभी 0 काट दो, 36 गुना 72 यानी मुद्रण यानी प्रिंटिंग का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 72 डिग्री। आ गई बात समझ में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आज जो मैं एक तरीका बताऊंगा, इस तरीके को ध्यान से देखना। कसम से मजा नहीं आया तो कहना मुझे। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, कहा गया है कि 25 छात्रों के बीच समान रूप से चॉकलेट वितरित करने के लिए किए गए तो 8 चॉकलेट शेष बच गए। यदि छात्रों की संख्या 28 होती थी तो 22 चॉकलेट समान वितरण के बाद बाकी रह गए यानी बच गए। तो चॉकलेटों की संख्या बताइए। तो देखो एक्स वाई मान के फायदा है नहीं, बेहोश हो जाओगे, परीक्षा में कुछ नहीं निकलेगा। तो अपन इसे कैसे करेंगे बच्चों, देखो सिंपल सी एक चीज ध्यान रखो कि 25 आपको दिया गया कि बच्चे थे, ठीक है, और कहा जा रहा है कि उसे कुछ सबको बराबर चॉकलेट दिए गए और कुल कितने चॉकलेट बच गए 8। और फिर कहा जा रहा है कि अगर 28 बच्चे हैं तो उन्हें कुछ चॉकलेट समान भागों में बांटा गया तो 22 चॉकलेट बच गए। तो आपको करना क्या है, ये रणभूमि मैथ्स में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझना। पहले बचे 8, उसके बाद बचे 22, इनका डिफरेंस निकाल दो, माइनस कर दो, कितना हो गया 14। यानी कि 14 चॉकलेट पहले से अब क्या है कम बांटे गए थे। तो अब आपको याद रखना, ये 14 जो ज्यादा बच रहा है बस आपको इसी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो आपका टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकल जाएगा। 25 लड़कों को 14 करके चॉकलेट दिया तो कितना, और तो इसके बाद कितना शेष बच रहा था, यही 8 वाला, इसे जोड़ दो। तो देखो 25 दहिया 250, 25 चौके 100, 350 और 8 358, यानी कुल चॉकलेट कितने हो गए मेरे बच्चों 350। आई बात समझ में। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाली जो संख्या दी गई है यहाँ लिख दो कितने चॉकलेट बचे, यहाँ दूसरे वाले की संख्या दी है लिख दो चॉकलेट, घटा के अंतर निकालो, इसी से यहाँ मल्टीप्लाई करो। ये आपको एक फैक्टर दे देगा कि हाँ इसे 14 से गुना करने से ये इसके गुणज में 8 करने से सेट हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखो चुटकी सॉल्व हो गया।
क्रॉस चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? अब सोचो 28 में मैं कितने से गुणा करूं और 22 को ऐड करूं कि मेरे को मिल जाए टोटल 358, है ना? तो 358 में से 22 घटा दो, 28 से भाग दे दो तो देखो कितना आ जाएगा 12, यानी 12 से गुणा करके मैं देख रहा हूं तो ये मेरे को मिल जा रहा है, यानी कि ये भी हमारा सेट हो गया। आई बात समझ में? तो देखो मेरे बच्चों, इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं ऐसे जटिल से जटिल प्रश्नों को, केवल और केवल रणभूमि मैथ्स पर, है ना? 358 जैसे आपको मिला तो आप ये तो समझ गए ना कि आप 358 में से 22 बच गए हैं, तो वही तो आप 28 बच्चों में बराबर बराबर बांटोगे तो कितना कितना मिलेगा? तो 28 से डिवाइड कर दो, 22 घटा के तो देखो 12 बार में कट जा रहा है, यानी ये 12 का मल्टीपल होगा 22 जोड़ने से, ये भी 358 आ रहा है। तो ट्रिक आपके सामने, इतना चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बस यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा आरआरबी ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न पर, जो पिछले वर्ष पूछे गए थे पिछले कुछ एग्जामों में। तो इससे आधारित एक प्रश्न है, बहुत ही मजा आएगा। अगर मजा आए तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।